Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss Chemistry 9th, chapter number 2, FLP1. Means all knowledge based, understanding based, and application based questions of chapter number 2. There are total 31 questions in this paper, comprising 12 MCQs, 4 long and 15 short questions. That is full board pattern. Okay, let's head towards multiple choice questions. Question number 1, the value of MVR is equal to, okay, MVR एंगुलर मोमेंटम है, इसकी वैल्यू आपकी बुक में मेंशन है, ऑप्शन डी विच इज़ NH/2 पाई. नेक्स्ट, आइसोटॉप्स हैव सेम डैश एंड डिफरेंट डैश. ठीक है, आइसोटॉप्स के अंदर क्या चीज़ सेम होती है और क्या चीज़ डिफरेंट होती है, तो डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है. ठीक है कि आइसोटॉप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. Okay, if you look at option A, it is mass number first. That is, isotope have same mass number. No, isotope have different mass number. That's why A option is wrong. And C option, isotope have same neutrons. No, because जब इनका mass number different है तो इनके neutrons की तादाद भी different है. ठीक है, न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होने की वजह से ही इनका मास नंबर डिफरेंट होता है, तो इसलिए न्यूट्रॉन सेम नहीं हो सकते. दैट्स वाई बी ऑप्शन इज करेक्ट. ऑप्शन सी, द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सबशेल इज. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का जो सीक्वेंस है वो इनमें से क्या है. ठीक है, तो उसके लिए पहले आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए. ओके, उसको मैं एक दफ़ा इस वीडियो में बता देती हूँ कि कैसे लिखते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए पहले आपने एक टेक्निक याद रखनी है और वो ये है स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल. ठीक है, ये एक याद करने का तरीका है. 2 दफ़ा स्कूल, 2 दफ़ा पब्लिक स्कूल. ठीक है, आप एस की नंबरिंग आप स्टार्ट करें, 1 से काउंटिंग शुरू करें, 1 2 सिर्फ एस की, 3 4. इसी तरह से आप पी की नंबरिंग स्टार्ट करें 2 से. एस की 1 से की थी, इसकी 2 से स्टार्ट कर दें, 2 3. ओके, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का तरीका. ठीक है, आपको किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने को कहा जाए, आपने पहले ये बनाना है, सारा बनाना है. ओके, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप से वो अगर इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे. ठीक है, एस में आपके पास मैक्सिमम आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एस में 2 आ सकते हैं, फिर पी में 6, वट एवर. ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे उतने आप फिल करेंगे. ठीक है, पर मेन बात यह है कि एस के अंदर 2 आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं. ठीक है, तो यानी एक तरतीब है कि पहले ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सबसे पहले 1s के अंदर जाते हैं, फिर 2s में जाते हैं, फिर 2p में जाते हैं, फिर 3s में जाते हैं. ऐसा नहीं है कि 3s में पहले आ जाएं फिर 2p में जाएं, नहीं, पहले 2p में फिर 3s में. ठीक है, ये एक तरतीब है इनकी. क्यों है ये तरतीब, ये एनर्जी की बेसिस पे है. जो 1s सबशेल है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ जाता है, फिर 2s की एनर्जी उससे ज़्यादा है, फिर 2p की एनर्जी ज़्यादा है, फिर 3s की एनर्जी 2p से भी ज़्यादा है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाता है. ठीक है, तो ये एनर्जी के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ठीक है, तो ये मैनर हमारा बिल्कुल यही रहना चाहिए, 1s पहले, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s. तो इसको याद रखने के लिए मैंने आपको स्कूल वाला मेथड बताया. ओके, तो उसने यही सीक्वेंस पूछा है कि हमारे पास ऑप्शंस जो दी हुई हैं उसमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है. सो लेट्स सी ऑप्शन ए, स्कूल स्कूल. ठीक है, स्कूल स्कूल तो ठीक है, लेकिन काउंटिंग देखते हैं. एस की 1 से स्टार्ट की गई है, 1, फिर तो 2 आना चाहिए था, 1 के बाद तो 2 आता है ना, 2s. 3s पहले तो नहीं आ सकता, इसलिए ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट. ओके, अब हम सेकेंड देखें. ये एफ कहाँ से आ गया पहले. ठीक है, एफ भी होता है एक, लेकिन एफ बहुत एंड पे जाता है, वो तो आपके बुक में इतने आया भी नहीं. ठीक है, दैट्स वाई ये भी आपका इनकरेक्ट है. फिर सी को देखें, स्कूल पब्लिक, नहीं, हमने क्या पढ़ा है, 2 दफ़ा स्कूल, 2 दफ़ा आएगा स्कूल स्कूल, देन पब्लिक आएगा. दैट मीन्स ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. तो इसमें से सारी ऑप्शन ही इनकरेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे. नन ऑफ दी सीक्वेंस इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट, एम शेल अकोमोडेट. एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. ठीक है, ए ऑप्शन है 2 इलेक्ट्रॉन. 2 इलेक्ट्रॉन किस में आ सकते हैं, के में.
ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। फिर 8 इलेक्ट्रॉन किस में आ सकते हैं, एल में, तो ये भी इनकरेक्ट है। फिर 18 इलेक्ट्रॉन ये आ सकते हैं एम में, ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है, वैल्यू जो है प्लांक्स कांस्टेंट की आपकी बुक में मेंशन है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जाउल सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है जी 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इनमें से प्रोटॉन डिस्कवरी किसकी वजह बनी, तो बच्चों सी और डी ऑप्शन तो आपके चैप्टर में आई ही नहीं है, तो ये आप वैसे ही स्किप कर दें। आपके पास बची हैं ए और बी ऑप्शंस, ठीक है, उसमें से जो ए ऑप्शन है वो तो कैथोड रेज हैं, ठीक है, तो वो प्रोटॉन नहीं है, इसलिए उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। अब हम कह सकते हैं बी जो है वो कैनाल रेज हैं। कैनाल रेज को ही आपने प्रोटॉन वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा है कि कैनाल रेज ही बाद में प्रोटॉन की डिस्कवरी का बायस बनी, ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन U238 आर, ठीक है, U238 उसने दिया 238 ऊपर लिखा हुआ है, जो ऊपर लिखा होता है वो मैस नंबर होता है, ठीक है, ये आपने उसने आपको मैस नंबर दिया, अब उसने आपसे पूछा है एटॉमिक नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को ही कहते हैं ना, तो उसने आपसे एटॉमिक नंबर पूछा है, ठीक है, जो नीचे लिखा होता है वो आपकी बुक में लिखा है, आपको याद होना चाहिए 92, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 8 ऑप्शन है आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट, क्या डिफरेंट होता है आइसोटॉप्स के अंदर, अभी हमने ऊपर पढ़ा आइसोटॉप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, तो ए ऑप्शन इनकरेक्ट, एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गई। सी ऑप्शन है प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर को ही तो प्रोटॉन्स कहते हैं, प्रोटॉन्स की तादाद को ही तो एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है, तो ए और सी ऑप्शन एक जैसी ही हैं और दोनों ही इनकरेक्ट हैं। उसने पूछा डिफरेंट क्या होता है इनमें, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, मैस नंबर डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गोन, आर्गोन का क्या है जी, आपके पास बुक के अंदर मेंशन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले टेबल में सबके एटॉमिक नंबर्स लिखे हुए हैं, तो सी ऑप्शन 18 इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गोन। नेक्स्ट, द आइसोटॉप्स यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर बच्चों, रिएक्टर क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा अपरेटस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस के रिएक्शन करवाए जाते हैं, तो उसके लिए जो आइसोटॉप यूज़ होता है वो कौन सा है, ठीक है, वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ही होगा, ठीक है, तो कार्बन 12 और जो डी ऑप्शन है O16, ये दोनों तो नॉर्मली है ना, आप कार्बन 12 नॉर्मली यूज़ करते हो न्यूमेरिकल वगैरह में, इसी तरह आप ऑक्सीजन 16 को भी यूज़ करते हो, दैट मीन्स ये रेडियो एक्टिव नहीं है। जो रेडियो एक्टिव होते हैं उनको ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता न्यूमेरिकल्स वगैरह में, ठीक है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होते हैं, वो नॉर्मल एलिमेंट्स की तरह नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनको हम यूजुअली यूज़ नहीं करते, तो ए और डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गई। बाकी बी और सी है, जी हाँ यूरेनियम का ही आइसोटोप है, लेकिन यूरेनियम का कौन सा वाला है, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, U238 है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट विद इन द बॉडी, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए विद इन द बॉडी, ठीक है, अगर हम आपका सी ऑप्शन पहले देखें आयोडीन 131, तो ये तो कैंसर में है ही नहीं, ठीक है, ये तो गॉइटर डिजीज़ है उसके लिए यूज़ होता है, कैंसर के लिए नहीं है, तो ये आपका स्किप हो गया। फिर ए और बी ऑप्शन अगर आप देखें फास्फोरस और स्ट्रॉन्शियम, ये हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन ये तो स्किन कैंसर के लिए है, ठीक है, ऊपर ऊपर स्किन के ऊपर ऊपर, बॉडी के अंदर नहीं है, ठीक है, बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, बॉडी के अंदर कोबाल्ट 60 वाला जो है वो यूज़ होता है आइसोटोप फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट है जी गिव एग्जांपल ईच ऑफ यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन मेडिसिन एंड रेडियोथेरेपी, ठीक है, इन दोनों के अंदर यूज़ आपने लिखना है। ओके, सो लेट्स सी इन योर बुक इन द आइसोटोप्स यूजेस हेयर रेडियोथेरेपी एंड मेडिसिन, आप हर एक में दो दो यूजेस मेंशन कर दें, ठीक है, लाइक ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के अंदर है जी हमारे पास स्किन कैंसर में 2 आइसोटोप यूज़ होते हैं, एक है फास्फोरस 32 और एक है स्ट्रॉन्शियम 90, ठीक है, क्योंकि इनमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो होती हैं बीटा रेडिएशन, और बीटा रेडिएशन इतनी ज़्यादा पेनिट्रेटिंग नहीं होती, लेस होती हैं पेनिट्रेटिंग, तो ये बॉडी के अंदर तक नहीं जा सकती, बस बॉडी के ऊपर तक ही रहती हैं, यानी स्किन तक ही रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी कोबाल्ट 60, ठीक है, ये जो है इसके अंदर से गैमा रेडिएशंस निकलती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है,
पेनिट्रेटिंग मीन्स जो बहुत अंदर तक जा सकती है, किसी भी मैटर के अंदर तक। तो इसलिए बॉडी के अंदर तक विद इन द बॉडी जा सकती हैं। तो कोई भी कैंसर अफेक्टिंग विद इन द बॉडी हो तो उसके ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट 60 यूज़ होता है। नेक्स्ट है जी ट्रेसर्स फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है जी, मेडिसन के अंदर आयोडीन 131 है सबसे पहले। ठीक है, ये जो है हमारे गले के अंदर ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, उसके अंदर बाज़ आयोडीन की कमी हो जाने की वजह से ठीक है किसी को डिज़ीज़ हो जाती है, इसका नाम है गॉइटर। उसके अंदर गला बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सीवियरली स्वेल हो जाता है। ठीक है, तो उस डिज़ीज़ का पता लगाने के लिए, डायग्नोस करने के लिए आयोडीन 131 यूज़ होता है। इसके अलावा टेक्नीशियम है एक आइसोटोप, ठीक है, जो कि बोन ग्रोथ को मॉनिटर करता है। ठीक है, बोन ग्रोथ का पता लगाता है, चेक करता है। ठीक है, तो ये हो गए दो यूजेस। नेक्स्ट है हाउ थायराइड ग्लैंड इज डिटेक्टेड इन पेशेंट। अगेन वही चीज़ है आयोडीन वाला। ठीक है, आयोडीन 131 इज़ यूज टू डायग्नोस goiter in thyroid gland of patient। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन हाउ आइसोटोप्स आर यूज्ड एज ट्रेसर्स फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। ओह ओके, इसमें डायग्नोसिस एंड मेडिसिन का पूछा है। ठीक है, तो ये है जी डायग्नोसिस एंड मेडिसिन, ये वाला पूरा पॉइंट इसमें आ जाएगा। ठीक है, और जो पिछला क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें मेडिसिन एंड रेडियोथेरापी। ठीक है, ठीक है, सही पढ़ा था हमने। ठीक है, तो ये हमारा इसमें वो सेकंड पॉइंट आ जाएगा। अगेन व्हाट इज़ कार्बन डेटिंग। ओके, सो हेयर यू हैव कार्बन डेटिंग। ठीक है, कार्बन डेटिंग क्या होता है, एज डिटरमिन की जाती है बाय रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है जी, यहाँ पर आपके मेंशन है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है कि बच्चों एक कोई भी हमारे पास एलिमेंट हो जो कि जिसमें से रेडिएशंस निकलती हों, उसे कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, जब किसी के अंदर से शुआएँ निकलेंगी उसका पता लगेगा ना, तो इसलिए रेडिएशन निकलने से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, किसी चीज़ का पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए रेडियो एक्टिविटी का फ़ायदा है। और एक चीज़ होती है हाफ़ लाइफ। ठीक है, हाफ़ लाइफ होती है कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, क्योंकि उसमें से रेडिएशंस निकलती रहती हैं, तो एक टाइम आता है जिसके बाद उसकी अमाउंट हाफ़ हो जाती है। ठीक है, सपोज़ पहले आपने 1 kg रखा उसको, तो एक टाइम आएगा जिसके बाद वो हाफ़ रह जाएगा। ठीक है, 1 में से हाफ़ रह जाएगा, तो वो जितना टाइम लगा उसको, उस टाइम को कहते हैं हाफ़ लाइफ। ठीक है, तो बच्चों रेडियो एक्टिविटी और हाफ़ लाइफ के थ्रू बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की एज डिटरमिन की जाती है। ठीक है, ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि फॉसिल्स की एज डिटरमिन की जाती है। दैट मेथड इज़ कॉल्ड रेडियो कार्बन डेटिंग या सिंपली कार्बन डेटिंग। ठीक है, किस तरह से की जाती है कि पुराने जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट था उनमें C14 प्रेजेंट था। C14 इज़ रेडियो एक्टिव, मीन्स उसकी हाफ लाइफ होती है। ठीक है, उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं, तो वक्तन फ़वक्तन देखा जाता है कि उसकी अमाउंट कितनी रह गई है। ठीक है, जब उसकी अमाउंट हाफ़ रह गई तो जो भी उसकी हाफ़ लाइफ है वो लिटरेचर में लिखी हुई है। सपोज़ कि C14 की हाफ़ लाइफ जी 2 साल लिखी हुई है। ठीक है, तो जब उसकी अमाउंट हाफ़ रह गई C14 की, इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर उसकी अमाउंट जब हाफ़ रह गई तो पता चला कि 2 साल गुजर गए हैं इन ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पड़े हुए, तभी तो C14 हाफ़ हो गया, उसकी हाफ़ लाइफ हो गई। ठीक है, इसी तरह जब मज़ीद वो उससे भी हाफ़ हो गया, इसका मतलब है अब 4 साल हो गए इन ऑब्जेक्ट्स को पड़े हुए। ठीक है, तो इस तरह पता चलता है कि कितनी देर से ये ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर पड़े हैं, इनकी एज क्या है, फॉसिल्स कितनी देर से यहाँ पड़े हैं। ठीक है, तो एज डिटर्मिनेशन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कार्बन डेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ बोरोन एंड आर्गोन। ओके, बोरोन एंड आर्गोन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो आपने मेंशन करनी है। हेयर यू हैव रिटन, ये बोरोन है 5 और ये इसकी लिखी हुई है, और कार्बन उसके नीचे है 6 और ये उसकी लिखी हुई है। ठीक है, मेथड क्या है बच्चों, जो मैंने अभी आपको बताया, स्कूल पब्लिक आपने करना है। ठीक है, पहले आपने ये सारा लिख लेना है, स्कूल पब्लिक, उसके ऊपर आपने नंबरिंग काउंटिंग करनी है 1 2 3 वगैरह, और पी की नंबरिंग 2 से स्टार्ट करनी है। उसके बाद आपने ऊपर इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ठीक है, लाइक अगर आप देखें तो बोरोन के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर 5 है। एटॉमिक नंबर पता होगा तो ही आप इसके लिख सकते हैं। ठीक है, बोरोन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है,
अब आपको ये पता है, तो जब आपने स्कूल बना लिया, काउंटिंग लिख ली, तो अब आपने ऊपर इलेक्ट्रॉन डालने हैं 5, ठीक है। एस में आप 2 डालेंगे, इस एस में भी आप 2 डालेंगे, 4 हो गए, पीछे 1 बचा, 1 आप पी में डाल देंगे। इस तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गई, ठीक है। जो आगे आपने लिखा हुआ था ना पब्लिक के आगे, पब्लिक स्कूल, वो आप बेशक मिटा देंगे इसमें, या फिर आप उसके ऊपर 0 मेंशन कर देंगे कि वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। इसी तरह से कार्बन है, कार्बन के भी आप 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 2 यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पर आ गए, 4 हो गए, 2 बचे, 2 यहाँ आ गए, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। नेक्स्ट, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फास्फोरस। अगेन फास्फोरस हेयर 15 एटॉमिक नंबर, ओके। तो यहाँ पे आपके पास आएगा स्कूल, पब्लिक, ठीक है। ये आप सारा लिख लेंगे, फिर आप काउंटिंग करेंगे, फिर आप ऊपर 15 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक है। एस में 2 आ सकते हैं, फिर एस में 2 आ सकते हैं, और पी में आपको पता है 6 आ सकते हैं, फिर एस में 2 आ सकते हैं, ठीक है। इस कितने हो गए जी यहाँ तक? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गए, पीछे 3 बचे, तो 3 अगले पी में आ जाएंगे, ओके। 15 इलेक्ट्रॉन आपने फिल करने, यानी आपको मेन बात है कि आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा, फिर आप ये नहीं लिख सकेंगे। नेक्स्ट है डिफाइन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, यानी न्यूक्लियस ब्रेकेज। आप इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में मेंशन नहीं है, ठीक है, आप नोट कर लें। द रिएक्शन इन विच 2 heavy nuclei are broken down into, अच्छा आप लिखेंगे द रिएक्शन इन विच अ हैवी न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस नहीं, एक ही, ठीक है। अ हैवी न्यूक्लियस इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 लाइट न्यूक्लियाई and produces high amount of energy is called fission reaction, ओके। और इसके अलावा आप इसको देख सकते हैं, आपने इसकी एग्जांपल भी कोट करनी है, तो यहाँ पे आपके पास एग्जांपल मेंशन है दिस रिएक्शन, ठीक है। ये वाला जो रिएक्शन है ये पूरा का पूरा इसमें आपने लिखना है, ठीक है। यूरेनियम देखें, एक बड़ा न्यूक्लियस है, ये ब्रेक डाउन हो गया है 2 न्यूक्लियाई के अंदर, छोटे न्यूक्लियाई हैं बेरियम और क्रिप्टॉन। बेरियम का एटॉमिक मास है 139 और क्रिप्टॉन का है 94, ठीक है। साथ में एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हुई, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं, इसमें एक बड़ा हैवी न्यूक्लियस 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाए और बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ हो। एनर्जी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, ओके। ये आपने पूरा रिएक्शन इसी तरह ऐसा कोट कर देना है। बाकी जो है ये आपको याद करने पड़ेंगे, इनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैसेज, ठीक है। न्यूट्रॉन का 10 है, यहाँ 3 न्यूट्रॉन रिलीज़ हुए हैं, ठीक है। तो ये है कि यहाँ पे जो सम है ना 235 + 1 कितने हुए? 236। इनका जितना सम है उतना ही इस तरफ भी सम होना चाहिए ऊपर वालों का। इसी तरह नीचे जितना है 92 + 0 92, तो इधर भी 92 ही सम आना चाहिए, ओके। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन सबसे सिंपलेस्ट है हेयर। फर्स्ट वन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो आप सिंपल पहला स्कूल ही लिखेंगे और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके 1s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गई। नेक्स्ट है जी U235 फिशन जब होती है तो आपके पास 2 एटम बनते हैं किस एलिमेंट के? तो ये U235 ब्रेक हुआ तो इसमें आपके पास एक बेरियम बना है और एक क्रिप्टॉन बना है, ठीक है। अच्छा जी, सच इससे मुझे एक MCQs याद आया। यहाँ पर हमने एक MCQs किया था, दिस वन 11 MCQs, आइसोटोप यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर रिएक्टर। इसमें U235 है जो यूज़ होता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है, सी इनकरेक्ट है। जैसे अभी आपने क्वेश्चन में देखा U235 वाला यूज़ होता है, U238 वाला इसमें यूज़ नहीं होता, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन U235 ब्रेक्स अप इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये बात सही है ना। तो कहता है कि हाउ इज़ दिस एनर्जी यूज, एनर्जी कहाँ यूज़ होती है, ठीक है। तो वो आपकी बुक में मेंशन है लास्ट पैराग्राफ। ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है ये क्या करती है, बॉयलर्स के अंदर, बॉयलर यानी कि जैसे चूल्हा होता है हाई फ्लेम हो, ठीक है, वहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है। तो फिर बॉयलर को जब ये एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है, तो वो इस हीट की वजह से जब उसकी वजह से वो उस वाटर को भाप में, स्टीम में चेंज कर देता है। फिर वो स्टीम जो है
वो टरबाइंस मोटर्स होती हैं, मोटर्स की तरह, ठीक है, वो चलती हैं उस स्टीम की वजह से और फिर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा इसका यूज़ है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है यूरेनियम वाले रिएक्शन की वजह से। नेक्स्ट, वाई डू द आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है, आइसोटॉप्स हैं उनके एटॉमिक मास डिफरेंट क्यों होते हैं, ठीक है। तो आपने लिखना है आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मास बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देम, ठीक है, न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है, बाकी प्रोटॉन तो उनके सेम होते हैं तीनों के। तो फिर मैस की अगर आप डेफिनेशन आपको याद हो तो मैस क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन सेम है तो फिर न्यूट्रॉन्स इसके डिफरेंट होंगे, तभी इसमें एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, which element has not any neutron in its atom, ठीक है। सो हाइड्रोजन इज द एलिमेंट विच हैज़ नॉट एनी न्यूट्रॉन इन इट्स एटम, ठीक है। हाइड्रोजन के का जो एटॉमिक नंबर है 1 है, उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और उसके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के अगर आप आइसोटॉप्स देखें तो क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं। हेयर यू गॉट Cl3517, this one, and Cl3717, ओके। तो ये 2 क्लोरीन के आइसोटॉप्स हैं। नेक्स्ट, गिव 2 ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो रदरफोर्ड की के ऑब्जर्वेशन की आप कोई सी भी 2 लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट वन लिख दें कि जब उसने देखा कि बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो गोल्ड फॉयल में से गुजरे, तो वो सारे ही ज़्यादातर कहीं मुड़े बगैर ही गुजर गए, ठीक है। यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट लाइन में ही गुजर गए, ठीक है। तो उससे ये पता चल रहा है कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा एम्प्टी है, तभी तो वो सीधे सीधे कहीं टकराए भी नहीं और सीधे ही चले गए, ठीक है। नेक्स्ट उसने ये देखा, सेकंड उसने ये देखा कि जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, मुड़े। दैट मीन्स क्यों मुड़े वो पार्टिकल, क्योंकि उन पार्टिकल पे प्लस चार्ज था, तो ज़रूर वो किसी प्लस चार्ज की चीज़ के साथ टकराए हैं, तभी तो रिपेल हुए। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर ना, तो प्लस प्लस ने रिपेल किया, तभी वो रिपेल होके डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब है कि एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ है, ठीक है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और उसको उसने फिर न्यूक्लियस का नाम दिया। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हेयर, ये देखें प्लस चार्ज दरमियान में न्यूक्लियस वाला है। जब भी कोई ये भी प्लस चार्जेस ही हैं, जो अल्फा पार्टिकल्स उसने बम्बार किए थे उन पे भी प्लस चार्ज था अल्फा पार्टिकल पे। तो जब ये पार्टिकल जाके यहाँ पर सेंटर में टकराते हैं तो क्योंकि उस पर भी प्लस चार्ज है, वो रिपेल करता है उसको, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। दिस वन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ़ एन एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर 13 और एटॉमिक मास 27, तो उसमें वो कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन ईच एटम ऑफ एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पूछी हुई है, तो बच्चों जो एटॉमिक नंबर होता है वो होती हैं प्रोटॉन्स की तादाद, ठीक है। लेकिन बच्चों एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। दैट्स वाई अगर उसका एटॉमिक नंबर 13 है मींस उसके इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 13 ही है, तो 13 इज़ द राइट आंसर। ई बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियाँ बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियाँ आप कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्टेटमेंट टेस्टिंग प्रिवेलिंग थ्योरीज ब्रिंग अबाउट चेंज इन देम। ये आप इसमें कोड करेंगे सारा, ठीक है। इसमें एक्चुअली वो क्या कहता है, वो कहता है कि साइंस नॉलेज का तरीका है और बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने
कैसे सारे सारे चीज़ों को डिस्कवर किया उन्होंने। पहले ऑब्ज़र्व किया, फिर ऑब्ज़र्व करके उन्होंने थ्योरीज़ बनाई। जब उन्होंने प्रूव किया कि उनकी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, उन्होंने थ्योरी बनाई। लेकिन वो कहता है कि थ्योरी जितनी मर्ज़ी अच्छी है और जितनी मर्ज़ी ऑब्जर्वेशन को प्रूव कर रही है, हर चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन फिर भी ये पॉसिबल है कि कोई और थ्योरी आ जाए और उस थ्योरी को रिजेक्ट कर दे। ठीक है, यानी साइंटिस्ट जो है, नॉलेज कभी भी ख़त्म नहीं होता। डिफरेंट अदर साइंटिस्ट जो हैं वो उसको चैलेंज करते रहते हैं, थ्योरी को, उसके बारे में सर्च करते रहते हैं, और जैसे नई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो अपनी सामने रखते हैं। हो सकता है वो पिछली थ्योरी से बेटर हो, ठीक है, तो या वो ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस को प्रूव कर सकती हो। इस वजह से पिछली थ्योरी फिर डिस्कार्ड हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो चाहे न्यू है थी, चाहे ओल्ड है थी, जितनी मर्जी ओल्ड थी, ठीक है, उनको डिस्कार्ड करने का काम चलता ही रहता है हमेशा। ठीक है, तो थ्योरीज को टेस्ट करना ये बार बार होता रहता है, और जब वो टेस्ट होती हैं तो फिर उनमें चेंजेस भी आती हैं। ठीक है, और साइंटिस्ट को भी पता है कि कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो कंप्लीट ट्रूथ पता लगा सकें, लेकिन फिर भी वो हमेशा बेहतर से बेहतर थ्योरीज लाने की और इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश करते रहते हैं, और इसी तरह से वो जान पाएँ दुनिया, और दुनिया किस तरह से दुनिया में चीज़ें काम करती हैं। तो ये सारा कुछ इसमें आएगा। So next question is explain isotopes of carbon, chlorine and uranium. कार्बन के आइसोटोप डायग्राम भी आपने लाजमी बनानी है, ड्रॉ करनी है। ठीक है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, तीनों का एटॉमिक नंबर तो आपको पता है 6 ही है, लेकिन एटॉमिक मास इनका एक का 12 है, एक का 13 है और एक का 14 है। ठीक है, इसमें वो कहता है कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट का मतलब है सबसे ज़्यादा दुनिया में कौन सा पाया जाता है, वो है जी C12। ठीक है, 98.9%, इसलिए ज़्यादातर हम इसी को यूज़ करते हैं। देन C13 एंड C14 सिर्फ 1.1% पाए जाते हैं। ये भी आपने लाजमी लिखनी है इनकी। सबसे पहले आपने तादाद लिखनी है कि 2 आइसोटोप हैं, इसका अलग से आपको नंबर मिलेगा। फिर आपने उनके नेम्स के अलग नंबर होगा, ठीक है, परसेंटेजेस का अलग होगा, डायग्राम का अलग होगा, हर चीज़ लिखनी है। ठीक है, आप इन सब के अंदर जी प्रोटॉन तो 6 ही हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट है, 6, 7 और 8। ठीक है, तो ये आपने ड्रॉ करने हैं। पहले शेल में आपको पता है 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 उन्होंने बनाए हुए हैं। फिर दूसरे शेल में बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 6, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। फिर है क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, Cl3517, Cl3717। फिर यूरेनियम है, उसके 3 आइसोटोप हैं, U234, U235, U238। ठीक है, और कहता है U238 92 जो है वो 99% पाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा ये वाला पाया जाता है 238 वाला, इसलिए इसको ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। Okay, so next question is define isotopes. Explain isotopes of hydrogen. आइसोटोप्स, ठीक है, देखें आइसोटोप्स क्या हैं भाई। आइसोटोप्स एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं। आपको पता है एलिमेंट के सारे एटम होते तो सेम है, ठीक है, तो होंगे सारे सेम ही, लेकिन उनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे, लेकिन उनके मास नंबर जस्ट डिफरेंट होंगे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है तो उसके सारे एटम हैं तो हाइड्रोजन ही, लेकिन उनके एटॉमिक नंबर्स सबके 1 ही हैं, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हैं। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। ठीक है, तो इस तरह के जो एटम्स होते हैं उन्हें एक दूसरे के आइसोटॉप्स कहा जाता है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तीनों की सेम होती है, क्योंकि आपने अभी इतने शॉर्ट क्वेश्चंस में देखा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए होती है, एटॉमिक नंबर चाहिए होता है। इन सब का एटॉमिक नंबर तो सेम है, 1 ही है, इसलिए इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगी। ठीक है, और प्रोटॉन्स की तादाद भी सेम होगी, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन्स की तादाद होती है, तो सब में 1 ही प्रोटॉन है। ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होगी। ठीक है, क्योंकि मास नंबर डिफरेंट है ना, और मास नंबर किसे कहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन तो सेम है, दैट मीन्स न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, तभी तो मास नंबर भी डिफरेंट है। ठीक है, इनके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होगी, जैसे यहाँ पे N0 है, यहाँ N1 है और यहाँ N2 है। ठीक है, एक और इसकी प्रॉपर्टी है कि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं।
ठीक है बच्चों, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करती हैं, तो जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, यानी तीनों एक ही तरह से रिएक्शंस में हिस्सा लेंगे। ठीक है, बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती हैं, मास नंबर पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आप एग्जांपल है आइसोटॉप्स की, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का वो कहता है आइसोटॉप 3 तरह के होते हैं, एक होता है जी प्रोटियम, और एक होता है ड्यूट्रियम, और एक होता है ट्रीटियम। ठीक है, इनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं, न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसको H से, इसको D से, इसको T से रिप्रेजेंट भी किया जाता है। सबके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद सेम है 1, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट है। ठीक है, ये आप ड्रॉ करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। ये न्यूक्लियस है, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, अंदर आपने वही दोनों डालने हैं। और ये बाहर एक शेल है जिसके अंदर उसका एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन एक होता है ना, ठीक है। एक्चुअली जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी के अंदर। इसके अंदर एक प्रोटॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा। ठीक है, Okay, so your last question is give the use of isotopes in the field of radiotherapy, medicines, archaeology, structure determination and power generation. तो इसमें आप सारे यूजेस मेंशन करेंगे। रेडियोथेरापी में इसका यूज़ है कैंसर ट्रीटमेंट में। ठीक है, अगर स्किन कैंसर का ट्रीटमेंट करना हो तो फिर हम फास्फोरस 32 स्ट्रॉन्शियम 90 लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर से बीटा रेडिएशंस निकलती हैं। ठीक है, जो बीटा रेडिएशंस हैं वो क्या करती हैं, वो सिर्फ वो ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करती, ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती, ऊपर ऊपर स्किन पे ही रहती हैं। ठीक है, इसलिए स्किन कैंसर के लिए ये फास्फोरस 32 स्ट्रॉन्शियम 90 ठीक है। उसके अलावा कैंसर अगर विद इन द बॉडी हो, बॉडी के अंदर तक रेडिएशंस डालनी हो तो फिर कोबाल्ट 60 यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें से गैमा रेज निकलती हैं जो अंदर तक चली जाती हैं। फिर है जी ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसन। ठीक है, अगर किसी बीमारी का पता लगाना हो या ट्यूमर का पता लगाना हो बॉडी में, ठीक है, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं आइसोटॉप्स को। लाइक आयोडीन 131 का आइसोटॉप है, इसको गिलहड़ गले की थायराइड ग्लैंड में, हमारे गले के अंदर थायराइड ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, उसके अंदर एक डिज़ीज़ हो जाती है बास किसी को, और वो होती है गॉइटर गिलहड़। ठीक है, उसमें थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाते हैं, इसकी वजह से गला भी बहुत सूज के मोटा हो जाता है। ठीक है, तो उसकी शनाख्त के लिए आयोडीन 131 यूज़ किया जाता है, और बोन ग्रोथ देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए टेक्नीशियम का आइसोटॉप यूज़ किया जाता है। देन है आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूज़। ठीक है, फॉसिल्स की एज का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स, जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं वो क्योंकि रेडिएशंस निकालते रहते हैं ना, तो उन रेडिएशंस निकालते रहते हैं तो वक्त के साथ साथ उनकी अमाउंट कम होती जाती है। ठीक है, तो जितने टाइम के बाद उनकी अमाउंट हाफ रह जाती है उसे कहते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, कि जितने टाइम के बाद रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की अमाउंट हाफ रह गई हो उस टाइम को कहते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, तो हाफ लाइफ के ज़रिए फिर ओल्ड ऑब्जेक्ट्स की एज डिटरमिन की जाती है, विच इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिव डेटिंग, आइसोटॉप डेटिंग। ठीक है, तो पुराने फॉसिल्स हैं जिनके अंदर कार्बन पाया जाता है, तो उनकी अगर हम एज डिटरमिन करें तो उसे कहते हैं कार्बन डेटिंग। ठीक है, कैसे डिटरमिन करते हैं बच्चों, उनमें कार्बन है C14 रेडियो एक्टिव है, यानी उसमें से रेडिएशन निकलती हैं, तो उसकी हाफ़ लाइफ का पता होगा इन लोगों को। ठीक है ना, वो लिटरेचर में लिखी होगी। सपोज करेंगे उसकी हाफ़ लाइफ है 2 ईयर्स। ठीक है, तो आफ्टर 2 ईयर्स उसकी अमाउंट हाफ़ हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये जाकर चेक करते रहते हैं साइंटिस्ट। ठीक है, या जो भी जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स होते हैं वो चेक करते रहते हैं कि जब C14 की अमाउंट हाफ़ रह गई, दैट मीन्स 2 साल गुजर चुके हैं। ठीक है, अब C14 की अमाउंट जितनी हाफ़ होती जाती है उतनी इनको पता चलता रहता है कि ऑब्जेक्ट उतना पुराना होता जा रहा है। ठीक है, इतने साल गुजर चुके हैं। इस तरह कार्बन डेटिंग की जाती है। नेक्स्ट है जी केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, के जैसे कि कोई रिएक्शन मॉनिटर करना हो, रिएक्शन का मैकेनिज़्म चेक करना हो। जैसे प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं और ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं।
ठीक है। अगर हमने देखना हो कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है प्लांट के अंदर और कैसे ग्लूकोज बन जाता है, तो उसके लिए हम साइंटिस्ट क्या करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो खुद से प्रिपेयर करके प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड में नॉर्मल कार्बन नहीं होता बल्कि रेडियो एक्टिव कार्बन डाल देते हैं, C14, जिसमें से रेडिएशंस निकलें। ठीक है, जब वो C14 डालते हैं तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड बना के जब प्लांट्स को देते हैं तो जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ वहाँ से रेडिएशंस निकलती हैं। तो इसलिए मॉनिटर कर सकते हैं कि कैसे कैसे प्लांट गया और कैसे कैसे सारे स्टेप्स हुए और कैसे ग्लूकोज बन गया। नेक्स्ट है एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है। फिशन का मतलब है ब्रेकेज, बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक होता है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना देता है, दैट इज़ कॉल्ड फिशन रिएक्शन। ठीक है, और ये रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। रिएक्टर का मतलब है बड़े बड़े कंटेनर्स जिनके अंदर ये न्यूक्लियस के रिएक्शन किए जाते हैं। ठीक है, तो U-235-92 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है यूरेनियम का। इसके ऊपर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स बम्बार किए जाते हैं, तो ये इतना बड़ा न्यूक्लियस ब्रेक होके बेरियम और क्रिप्टॉन बन जाता है। साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये इनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन्वॉल्व है रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस। और इसमें जो बच्चों न्यूट्रॉन है उसका 1 और 0 है। ठीक है, 235 + 1 कितने में 236। ठीक है, तो इस साइड पे भी टोटल 236 ही आना चाहिए। ठीक है, सारे एटॉमिक मैसेस का सम 236 होना चाहिए, फिर आपकी बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, तो इसमें जो एनर्जी बहुत सारी रिलीज़ होती है, ये क्या करती है, इस एनर्जी से वाटर हीट अप होके स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि भाप बन जाती है। फिर उस भाप से टरबाइंस चलते हैं और टरबाइंस से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इस तरह से इसका यूज़ है।